डिलीवरी बॉय का खतरनाक चेहरा आया सामने। पाकिस्तान पहुंचाता भारतीय सेना की सूचना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। आज काफी हद तक सावधान रहने की जरूरत है। न जाने हमारे बीच में कौन किस भेष में कट्टरपंथी आतंकी बैठा है जो भारत को बर्बाद करने के उद्देश्य से यहाँ बहरूपिया बनकर काम कर रहा है और रेकी कर जानकारी अपने आकाओं को देता है। हाल ही में कई मामले सामने आए जहां आतंकी कभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हुए पकड़े गए तो कभी डॉक्टर और टीचर के रूप में। किसी पर भी यकीन कर मानो मुश्किल सा लगने लगा है। वहीं अब हैरान करने के साथ साथ एक खतरनाक मामला सामने आया है जहां एक डिलीवरी बॉय आईएसआई एजेंट निकला। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला। आजकल ऑनलाइन कपड़े, फल, सब्जी से लेकर खाना तक ऑनलाइन ऑर्डर किया जा रहा है। कई लोग ऑनलाइन ऐप की मदद से फूड ऑर्डर करते रहते हैं। आमतौर पर फूड्स डिलीवरी करने वाली कंपनियां ग्राहकों की ज़रूरतों का खासा ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन ऑर्डर से जुड़े अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं। लेकिन इस बार एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया है। दरअसल मामला यूपी के गोंडा का है जहां मोहम्मद रईस नाम का डिलीवरी बॉय आईएसआई का एजेंट निकला, जिसे उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गोंडा जिले के तरबगंज निवासी मोहम्मद रईस के रूप में हुई है। एटीएस को जानकारी मिली थी कि आईएसआई एजेंट मोहम्मद रईस महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाओं को आईएसआई हैंडलरों को भेज रहा है। उसके एवज में उसे मोटी रकम भी मिलती है। वहीं एटीएस की पूछताछ में मोहम्मद रईस ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। वहीं अभी उसके दो साथी अरमान और सलमान की तलाश जारी है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए एटीएस की टीम मुंबई रवाना हो गई है। एटीएस की पूछताछ में मोहम्मद ने कहा कि 5 साल से पहले वो मुंबई में एक फूड डिलीवरी कंपनी के लिए डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। एटीएस ने दावा किया कि मोहम्मद रईस मुंबई के कुछ लोगों के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आकाओं को जानकारियां भेज रहा था। यूपी एटीएस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवीन अरोड़ा का कहना है कि मुखबिर की सूचना के बाद मोहम्मद रईस की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान उसकी संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए गोंडा से लखनऊ लाया गया था, जहां रईस के मोबाइल और अन्य जानकारियों की जांच की गई। जांच में सामने आया कि रईस ने झांसी छावनी की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तानी आकाओं को भेजे थे। इसके बदले में उसे पैसे मिले थे। उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद रईस का महाराष्ट्र लिंक सामने आने के बाद संबंधित लोगों की तलाश के लिए एटीएस की एक टीम मुंबई भेजी गई है। एटीएस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रईस कुछ साल पहले मुंबई में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात अरमान नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। अरमान ने रईस को भारत में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और बाबरी मस्जिद की शहादत के बारे में जानकारी दी और रईस को बाबरी ढांचे का जिक्र कर उसका ब्रेन वॉश करते हुए भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए उकसाया। उसी दौरान रईस ने अरमान से सऊदी अरब जाकर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। तब अरमान ने रईस का नंबर एक पाकिस्तानी व्यक्ति को देने की बात कही थी। उसने रईस से कहा कि पाकिस्तानी व्यक्ति तुम्हें कॉल करेगा। अरमान ने रईस को बताया कि अगर तुम उसके यकीन पर खरे उतरे तो वो तुम्हें भारत के खिलाफ काम करने का बदला लेने का मौका देगा। साथ ही मोटा पैसा और दुबई में नौकरी दिलाने की भी बात कही गई थी। मोहम्मद रईस ने पूछताछ में बताया कि 2022 में उसके पास एक व्यक्ति ने विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल करते हुए अरमान का जिक्र कर बात की थी। उस व्यक्ति ने ही हुसैन के बारे में बताते हुए कहा कि हुसैन तुमसे बात करेगा और बताएगा कि क्या करना है। तब से उसकी और हुसैन की आपस में बात होने लगी। रईस ने बताया कि हुसैन पाकिस्तानी जासूस था। वही इस काम के लिए हुसैन ने पैसे देने का वादा किया था। एटीएस की पूछताछ में कबूला कि हुसैन ने उसे कुछ महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं भेजने के लिए कहा था,
जिसको लेकर रईस ने अपने दोस्त सलमान और अन्य को भी इस काम में शामिल करा लिया था। वहीं इन दोस्तों से रईस की मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर पहले भी काफी बात होती रहती थी। इन दोस्तों को रईस ने जासूसी और इससे मिलने वाले पैसे के बारे में समझाया कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियां यानी जासूसी के लिए उनको तैयार किया गया था। उनके माध्यम से कुछ सैन्य छावनियों और प्रतिष्ठानों के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें इकट्ठा की गई थी। रईस ने पाकिस्तानी जासूसों को भेज दिया था। इसके अवज में रईस को 15,000 रुपए भी मिले थे। वही जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी ISI हैंडलर्स ने रईस को एक बार एक बांग्लादेशी फर्जी मोबाइल नंबर देकर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए कहा था। इसके लिए हैंडलर्स ने रईस को OTP भी शेयर किया था। उसके जरिए रईस ISI हैंडलर्स से भारत विरोधी और जासूसी की बात करता था। इससे जुड़ी बातचीत उसके मोबाइल में अभी भी पड़ी हुई है। वहीं रईस की मां नूरजहां ने भी कई अहम बातें पूछताछ में बताई हैं। उन्होंने एक अहम जानकारी बताते हुए ये बताया कि उनकी एक रिश्तेदार पाकिस्तान में रहती है। वो 20 साल पहले यहाँ आई थी और उसने लगातार बातचीत हम लोगों से की है। मोहम्मद रईस की भी बातचीत उससे होती रहती है और उसके फोन पर पाकिस्तान में रह रहे उनके रिश्तेदार का फोन भी आता रहता है। मेरे 4 बेटे हैं और ये तीसरे नंबर का है। लगभग 15 साल की उम्र में मुंबई गया था। मुंबई में होटल में काम करता था और 2 से 3 हजार रुपए भेज देता था। अगर बहुत ज्यादा भेजता था तो 5,000 रुपए तक भेज देता था। इसकी 15 मई को शादी हुई थी और ये शादी के 15 दिन पहले घर 15,000 रुपए लेकर आ गया था। मेरा बेटा 12वीं तक पढ़ा है। हमें कोई जानकारी नहीं है कि मेरा बेटा क्या करता है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे बेटे को एक बार माफ कर दे। वहीं बता दें कि आतंकियों का भारत में भेष बदलकर रहने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हाल ही में गोंडा में ATS ने NIA के इनपुट के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें गोंडा से पकड़ा गया तो दूसरा जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। ATS चीफ नवीन अरोड़ा ने बताया था कि दोनों सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। दोनों आतंकियों को हिजबुल मुजाहिदीन और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से कनेक्शन मिले हैं। 2 जुलाई 2023 को UP ATS ने गोंडा जिले के तरबगंज से ही सद्दाम शेख नाम के संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया था, जहां सद्दाम शेख ओसामा बिन लादेन का फैन है। पुलिस ने उसके मोबाइल से कई संदिग्ध चीजें बरामद की थी। वो IMO ऐप के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकवादियों के संपर्क में था। आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए वो मोबाइल पर कई तरह के वीडियो देखता था। वहीं सद्दाम का असली नाम रणजीत सिंह है। 20 साल पहले पिता ने पीटा तो रणजीत भागकर मुंबई चला गया था और धर्मांतरण कर सद्दाम शेख बन गया। इसी बीच वो कट्टरपंथियों के संपर्क में आकर खुद कट्टरपंथी बन गया और साल 2020 में वो आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ गया। वहीं जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार रिजवान खान नाम के संदिग्ध ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिजवान खान ने बताया कि वो कश्मीर की आज़ादी और उसके पाकिस्तान में विलय के लिए पाकिस्तानी आतंकी हैंडलरों के संपर्क में था। उधर हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े आतंकी रिजवान खान ने ATS पूछताछ में बताया कि उसे बॉर्डर पार से पाकिस्तान और POK से लोग कॉल करते थे और आतंकियों के वीडियो भेजते थे। इन आतंकी वीडियो से वो बहुत प्रभावित हुआ था, इसीलिए वो अपने कुछ फोटो और वीडियो उन्हें भी भेज देता था, जिन्हें बॉर्डर पार बैठे लोग रिजवान की फोटो को मुजाहिदीनों के साथ एडिट करके वापस इसे भेज देते थे। उस एडिट फोटो को रिजवान अपनी प्रोफाइल पर लगाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता था। वहीं बता दें कि जम्मू कश्मीर के रिजवान ने पूछताछ में कबूला है कि वो कश्मीर की आज़ादी और उसके पाकिस्तान में विलय के लिए अपने पाक आतंकी हैंडलरों के संपर्क में था। पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर रिजवान आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में भी था। इसके साथ ही ATS को रिजवान के कांटेक्ट में बड़ी संख्या में संदिग्ध पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जिनको लेकर जांच की जा रही है। रिजवान ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने हथियार ट्रेनिंग के लिए आतंकियों से अनुरोध किया था। उसने जिहादी गाने और भारत विरोधी हिंदी फौजों सुन लो, पाकिस्तानी है हम जैसे गाने अपलोड और शेयर किए थे। इसके साथ ही उसने जिहाद की राह में फिदा होने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया था, जैसे आपत्तिजनक देश विरोधी पोस्ट भी किए थे।
वहीं अब ये डिलीवरी बॉय वाले केस से लगता है कि सद्दाम शेख, रिजवान खान और मोहम्मद रईस के बीच भी कुछ संबंध हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये तो आगे की जांच में पता लगेगा कि मामले के तार कहां-कहां और किससे जुड़े हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।